तो ध्यान रखिएगा बच्चों सभी लोग कि ई ज्ञान गंगा, पहले तो डीडी यूपी और स्वयं प्रभा चैनल्स पे आपके द्वारा यानी आपके क्लास में जो भी वीडियोस पढ़ाए जा रहे हैं आपसे संबंधित, उनको आप देखें समझें और जो भी समस्या हो उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक इससे छूट गया है, आप लोग नहीं देख पाए सही समय पर, तो ई ज्ञान गंगा यानी यूट्यूब में ई ज्ञान गंगा डालेंगे तो पर आपको वही जो उन चैनल्स पे यानी डीडी यूपी और चैनल्स पे जो दिखाया गया होगा, समझाया गया होंगे इस टॉपिक पर, तो वही आप यहाँ पर भी आप उनको दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी भी आप लोग रखिए ताकि आप सभी बच्चे जो हैं इसका भी लाभ अच्छी तरह से ले सकें। अब देखिए आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल की क्लास में क्या है कि हमने 6.1 स्टार्ट की थी और 6.1 में हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 तक लगाने हैं। उसी में कुछ क्वेश्चंस कल हमने समझाए भी थे। अभी उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से लेके चलते हैं। जैसे उसी में क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें काफी बच्चों ने लगाया होगा तो उनको समझ में आया होगा कि हाँ सवाल बढ़िया है भाई। देखिए उसको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चूंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है तो किताबें सभी के पास उपलब्ध होनी चाहिए। और बाकी यहाँ ध्यान दीजिए लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई यक्स, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। ठीक है, घट रही है, इतना लिखा हुआ है। और इसके बाद लिखा है चौड़ाई, आयत की चौड़ाई वाई, चौड़ाई जो है वो वाई है, ये 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। अब इसमें ये कह रहा है जब x बराबर 8 हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, ये दोनों सेंटीमीटर में मापे हैं, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब नंबर 1 परिमाप में परिवर्तन की दर, नंबर बी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया जिसको हमने अभी समझाया है। फिर से देख लें एक बार। लिखा है कि आयत की जो लंबाई है वो यक्स है और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ये जो है घट रही है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये घट रही है। जब कोई चीज घटेगी तो उसकी जो प्रसार है उसमें कमी आएगी और जब उसके प्रसार में कमी आती है तो वहां पर है वो माइनस लगेगा। जैसे देखिए ध्यान से, लंबाई यक्स है और यक्स में परिवर्तन समय के सापेक्ष, क्योंकि पर मिनट लिखा हुआ है, और अगर समय के सापेक्ष है तो यक्स में परिवर्तन की दर को लिखा जाएगा dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt क्योंकि घट रहा है इसलिए इसका मान होगा माइनस में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस में 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्यों माइनस क्यों लगाया गया भाई? माइनस सिर्फ इसीलिए यहाँ लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो लंबाई है वो इस दर से घट रही है। जब कोई चीज घट रही होगी तो वो मान आपको निगेटिव साइन में यूज करना है और अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस साइन में यूज करना है। तो यहाँ देखिए चौड़ाई है जो वाई परिवर्तन हो रहा है वो भी देखिए समय के सापेक्ष है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा इसको लिखा जाएगा dy अपॉन dt। और ये बढ़ रही है तो इसका मतलब ये प्लस में रहेगा और प्लस में लिखा जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो देखिए एक पार्ट हम लगा रहे हैं, दूसरा पार्ट आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम बी पार्ट लगा रहे हैं
बी पार्ट क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम ए से इंडिकेट करें, और इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a बराबर x गुणे y। तो ये तो इसका फॉर्मूला बना। अब इसको हमें इस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो चूंकि समय के सापेक्ष है, तो क्षेत्रफल अगर a है तो समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा dA/dt ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर dA/dt का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ a में होगा d/dt ऑफ a बराबर x इंटू वाई, गुणे में पद लिखे हुए हैं, तो पहला पद d/dt ऑफ दूसरा पद प्लस दूसरा पद d/dt ऑफ पहला पद। तो यहाँ पर आ जाएगा dA/dt बराबर x इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ इसके सारे मान को पुटअप करेंगे। देखिए x का मान दिया जा रहा है 8 सेंटीमीटर, तो x की जगह रख देंगे। dy/dt का मान देखिए 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका मान रख दिया जाएगा। y का मान देखिए दिया जा रहा है y बराबर 6 सेंटीमीटर, इसका मान लिख देंगे। dx/dt का मान देखिए दिया जा रहा है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो यहाँ -5 रख देंगे। फिर से हम बता दें एक बात यहाँ पर, क्योंकि जब कोई वैल्यू किसी परिवर्तन की दर जो घट रही होगी तो वहां उसका चिन्ह माइनस में लिया जाता है, अगर बढ़ रही है तो वहां उसका चिन्ह प्लस में लिया जाता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिससे आपको इस सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, 8 को 32 तो 6 पंचे 30, तो ये आ गया 2। तो ये जो dA/dt है इसकी वैल्यू 2 आ गई, और इसका जो मात्रक लिखेंगे ये होगा वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी परिवर्तन की दर। अब इसी तरह से अगर परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो परिमाप आप मान सकती है, तो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आप यहाँ पर अवकलन कर लीजिए, तो यहाँ dP/dt आ जाएगा, यहाँ dx/dt आ जाएगा, यहाँ dy/dt आ जाएगा। बस इनके मान को रख के आप इसको हल कर लें। तो इस तरीके से आपका जो पहला पार्ट है ये भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ये जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ये बार बार अंदर बाहर ना हो और शांति से इस क्लास को अटेंड करें। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आकलन के अनुप्रयोग ये चैप्टर चला सर 6.1 और 6.4 ये कट चुका है ना सर सिलेबस से? 6.1 और 6.4 ये सर सिलेबस से कट चुका है ना? ये बेटा सिलेबस से वैसे कटा तो नहीं सर है, कोर्स से हट गया है ना इस वर्ष। नहीं बेटा ये कोर्स से तो नहीं हटा हुआ सर है। हमने उसमें सर आपको उसमें व्हाट्सएप में हम भेज देंगे सर, हमने देखा था यूट्यूब में, तो उसमें सर सभी चैप्टरों को बताया था। इसमें जो चल रहा है ना 6.1 और 6.4 ये कट चुका है कह रहे हैं इसमें। आप लोग जो है अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ना लें। जब अगर कोई भी टॉपिक हटा होगा तो उसको हम पहले से आपको सूचित कर देंगे। जैसे कि 5वें चैप्टर में जो टॉपिक हटे थे उसको हमने आपको सूचित कर दिया था, ठीक है? तो इस भ्रम में आप लोग ना रहे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी हटा नहीं है। ये पूरा चैप्टर जो है ये आपके सिलेबस में है जिसे आपको पढ़ना है।
समझ में आ गया सभी को? ठीक है भाई। यस। चलो इसके बाद अगले सवाल पे देखते हैं। और इसमें एक अच्छा सा सवाल हम लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, देखिए लिखा हुआ है, उसी को आप ध्यान दीजिए। लिखा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो देखिए ये हमने इसको आधार मान लिया, ये इसकी दीवार है, और इसी में 5 मीटर लंबी सीढ़ी, जैसे हमने मान लीजिए ए बी जो है ये लंबी सीढ़ी है, और जिसकी लंबाई यहाँ पर दी जा रही है 5 मीटर। ए बी जो है यहाँ सीढ़ी है, जो इस दीवार बीसी जो दीवार है इसके सहारे टिकी हुई है, और इसमें इसकी सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। अब लिखा है सीढ़ी का नीचे का सिरा, अब नीचे का सिरा बिंदु ए पर स्थित है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब इसको खींचा जाएगा तो डायरेक्शन इधर होगी, मतलब इधर की तरफ इसको खींचा जाएगा, और इसकी जो दर होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इस दर से इसको खींचा जाता है, प्रति मिनट नहीं है, प्रति सेकंड है। अब इसके बाद आगे है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। अब चूंकि जब देखिए सीढ़ी का निचला सिरा बाहर की तरफ खींचा जाएगा, तो सीधी सी बात है जो ऊपरी सिरा है वो नीचे की तरफ आएगा। तो वही कह रहा है कि सीढ़ी का जो इसका दूसरा सिरा है वो किस दर से, यानी जो इसकी ऊंचाई है किस दर से घट रही है। तो अगर मान लें इसकी जो ऊंचाई है वो y है, माना सीढ़ी की ऊंचाई, माना सीढ़ी की ऊंचाई अगर हम y है, तो हमें dy/dt का मान ज्ञात करना है कि किस दर से घट रही है, यानी हमें dy/dt का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, तो नीचे का सिरा देखिए बिंदु ए है, और इसकी दीवार से जो दूरी है ये 4 मीटर है। तो 4 मीटर है, तो इस दूरी को पहले हम यक्स मानेंगे, इस दूरी को पहले हम यक्स मानेंगे, और त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि यहाँ लिखेंगे x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, यानी x² प्लस y² बराबर 25। और इसमें दिया जा रहा है x बराबर 4 मीटर, और dx/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड ये सेंटीमीटर में, बाकी मीटर में। हाँ ये सेंटीमीटर है, बाकी वैल्यू मीटर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बाद में बदल लेंगे एक ही यूनिट में, तभी मान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में इसको मीटर में अगर हम बदलेंगे, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/100 मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे इसको। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर dy/dt का मान निकालना है, और dy/dt मतलब अपॉन में dt है, तो हम समझ गए होंगे आप सभी लोग किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है। अपॉन में dt है, तो मतलब इसमें जो अवकलन होगा वो t के सापेक्ष होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा d/dt ऑफ x² प्लस d/dt ऑफ y² बराबर d/dt ऑफ 25। तो x² का अवकलन होगा 2x इंटू dx/dt प्लस y² का अवकलन होगा 2y इंटू dy/dt बराबर 25 अचर पद है, इसका अवकलन होगा 0। तो यहाँ देखिए हमें dy/dt का मान निकालना है,
तो इसको लिखेंगे 2y dy अपॉन dt बराबर माइनस 2x dx अपॉन dt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम रख देंगे। और उसको रखने के पहले आप यहाँ पर एक स्टेप और सॉल्व कर लें कि जब हम त्रिभुज एबीसी में लेंगे, त्रिभुज एबीसी में जब हम लेंगे तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, यही लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, यानी समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 में एक्स का मान जब हम 4 रखेंगे, एक्स का मान जब हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, तो वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 यानी 9, और वाई स्क्वायर बराबर 9, तो वाई बराबर यहाँ धनात्मक मान लेने पर 3 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी x बराबर 4 मीटर और y बराबर 3 मीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई जिसको यहाँ रखेंगे। तो y का मान है 3 मीटर इंटू डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस यक्स का मान है यहाँ पर 4 मीटर, तो 4 रख देंगे इंटू डी एक्स अपॉन डी टी है 2/100, 2/100। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई अपॉन डी टी बराबर आ गया माइनस में 4 दूनी 8/100 और 3 को और बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8/300 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू मीटर में आ गई। अब इसको चाहे तो हम डिवाइड करके मीटर में ही आंसर लिखा रहने दें या फिर हम इसको सेंटीमीटर में बदल लें, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है इस आंसर को कैसे आप लिखेंगे, वो हर रूप में आंसर सही होगा। अब बात यह आती है कि इसमें माइनस एक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो माइनस चिन्ह को नहीं लगाएंगे, लेकिन भाषा क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। भाषा माइनस चिन्ह अभी हमने आपको पिछले सवाल में बताया था, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि वो जो मान है वो उसमें परिवर्तन की जो दर है उसके मान में होने वाला परिवर्तन वो घट रहा है, ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है। यानी यही आप लिखेंगे कि जो सीढ़ी की जो ये ऊंचाई है ये 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या फिर 8/300 मीटर प्रति सेकेंड की दर से सीढ़ी की ऊंचाई घट रही है, ये आप लैंग्वेज लिखेंगे। जब आप घटने वाली लैंग्वेज लिखेंगे तो वहां माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि घटने वाला जो लैंग्वेज है यही माइनस को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें बताइए कोई समस्या है तो। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है भाई? जी सर। जो मेरे पास डेटा उपलब्ध है कि कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं कौन से नहीं हटाए गए हैं, तो उसमें इस चैप्टर से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम लोग कह रहे हो तो उसको हम एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। अगर कोई बात होगी तो हम कल के वीडियो में उसको डिस्कस कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी तक की न्यूज के अनुसार जो है ऐसा कोई भी टॉपिक हटा नहीं है। तो देखते हैं और एक अच्छा सा सवाल लेके चलते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए ध्यान से। 14 नंबर वीडियो में क्लियर नहीं आ रही है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है, इस दर से गिर रही है, और जब भी क्यूब लगता है तो वो आयतन को प्रदर्शित करता है। पर सेकंड लगा हुआ है, इसका मतलब आयतन में होने वाले परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या चीज है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में। ये यहाँ पर है कि एक पाइप से जो रेत है वो गिर रही है इस दर से, यानी उस रेत का ये जो आयतन है ये दिया जा रहा है। रेत के आयतन में होने वाली परिवर्तन की दर जो है ये दी जा रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान दीजिए ये क्यूब ये प्रदर्शित करता है कि ये आयतन में हो रहा है,
पर सेकेंड प्रदर्शित करता है, ये परिवर्तन की दर है। तो इस तरीके से आप इसको समझें। और जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आ सकते, इसलिए आपको एक एक अक्षर का वहां मतलब पता होना चाहिए। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यानी कि ये जो रेत जमीन पर गिर रही है, शंकु का निर्माण कर रही है। अब आप शंकु पे आ जाएं और शंकु के निर्माण कर रही है, तो शंकु का एक चित्र पहले बना दें ताकि आपको क्लियर थोड़ा सा दिमाग में तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर जाए कि ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये शंकु की त्रिज्या है r और ये शंकु की ऊंचाई है h, और त्रिज्या की ऊंचाई की फिलहाल जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। यानी इसकी जो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग, मतलब त्रिज्या बटे 6 है। अगर ऊंचाई को h लिखा जाए, त्रिज्या को r लिखा जाए, तो हमें यहाँ पर एक संबंध मिल गया इसकी त्रिज्या और ऊंचाई के मध्य, h बराबर r बटे 6 दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। देखिए ऊंचाई h है, अब कह रहे हैं ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो जहां हमने बताया था क्वेश्चन में, जहां दर शब्द का प्रयोग हो जाए तो हम वहां देखते हैं कि अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है। तो उसके लिए देखिए जो मान दिया जाएगा पर सेकंड लगा है, मतलब समय के सापेक्ष हो रहा है। तो अगर ऊंचाई h है तो ऊंचाई में होने वाली जो परिवर्तन की दर है वो dh/dt होगा। यानी हमें dh/dt का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। और लिखा है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए ऊंचाई का मान भी यहाँ दिया जा रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये तो पूरा एक हमने एक रफली आपको आइडिया बता दिया है इस लैंग्वेज को पढ़ के कि इसमें क्या क्या वैल्यू दी जा रही है, क्या वैल्यू यहाँ पर याद करना है, ये सारी बातें। तो देखिए ध्यान से, जो रेत में परिवर्तन की दर है उसके आयतन में, वो ये मान दिया जा रहा है और ये ही जमीन पर गिर कर एक शंकु का निर्माण कर रही है। इसका मतलब शंकु का जो आयतन होगा वो इस रेत के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शंकु के आयतन का, वो फॉर्मूला होता है शंकु का जो आयतन है इसका सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर चूंकि h का मान दिया जा रहा है इसलिए सारे पद हम यहाँ h के पद में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम r का मान निकाल लें, r का मान आ जाएगा 6h, r का मान आ जाएगा 6h। तो यहाँ v की वैल्यू आ जाएगी 1/3 पाई r स्क्वायर, r का मान 6h रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा इंटू h। ये टोटल वैल्यू आ गई 36h स्क्वायर और इंटू h हो गया 36h क्यूब। 3 से डिवाइड कर दें तो v का मान आ गया 12 पाई h क्यूब। ये आपको एक वैल्यू मिल गई, v बराबर आ गया 12 पाई h क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आगे, अगर v का मान है 12 पाई h क्यूब और हमें यहाँ पर सेकेंड जो दर ज्ञात करनी है वो समय के सापेक्ष ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा d/dt ऑफ v बराबर 12 पाई कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे d/dt ऑफ h क्यूब। तो ये वैल्यू हो गई dv/dt बराबर 12 पाई और h क्यूब। देखिए h को अब t मानेंगे तो t क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, यानी इसको 3h स्क्वायर लिखेंगे। और जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो h को माने h को दोबारा करेंगे तो आएगा dh/dt। ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ वैल्यूज को सारा पुटअप कर दीजिए। देखिए dv/dt का मान आपको दिया जा रहा है, ये आयतन में परिवर्तन की दर 12 दी जा रही है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे बराबर 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर। h स्क्वायर, h का मान देखिए दिया जा रहा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का वर्ग यानी 16 इंटू dh/dt। अब सिर्फ हल करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 16 गुणे 3 48 और ये पाई, यानी ये आ गया 48 पाई dh/dt। तो यहाँ से dh/dt बराबर लिखा जाएगा
1/ये 48 पाई भी है, 1/48 पाई, ये तो वैल्यू आ गई। अब इसके साथ में मात्रक भी लिखेंगे, तो देखिए ये h ऊंचाई को प्रदर्शित करता है और यहाँ सेंटीमीटर में मान है, तो ये सेंटीमीटर लिखेंगे और अपॉन dt है तो पर सेकंड लिखेंगे, यानी इसका पूरा आंसर जो लिखा जाएगा ये dh/dt यानी ऊंचाई में होने वाला जो परिवर्तन है इसका मान आएगा 1/48 पाई इंटू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपकी ऊंचाई में होने वाली परिवर्तन की दर। अब आप जरा रिप्लाई करें कि क्या इसमें कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारी जल्दी से कोई एक रिप्लाई नहीं सर, करे। समझ में आ गया। आ गया समझ में, चलो ठीक है। अब एक लास्ट नो क्वेश्चन सर। और इस एक्सरसाइज में बता रहे हैं, इसके बाद आपको सारे सवाल लगाने हैं। काफी सवाल हमने कल से लेकर आज तक बता दिए हैं। ये आप लोग करते हैं, हमें यही पर जो समस्या रहती है, ये जो गलत वाला ये मान के काम करते हैं, तो अभी हम आपको बताते हैं कि आगे चल रही है। तो देखिए यहाँ पर आ गए, एक लास्ट क्वेश्चन और बता दें, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में कोई भी एक सवाल, जैसे 15 नंबर ही आप ले लीजिए और इसको हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल जो समस्या वो बताएंगे। देखिए इसमें दिया जा रहा है एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से, तो जो उत्पादन है उसका किसी भी वस्तु का वो x इकाई हो रहा है, उत्पादन है वो x इकाई हो रहा है और इसके संबंध में जो कुल लागत है वो रुपए में दी जा रही है। तो कुल लागत है कि आप x का मान ये रुपए में दिया जा रहा है और ये दिया जा रहा है 0.007 x क्यूब, 007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 4000, ये टोटल वैल्यू जो है इसमें दी जा रही है इसके उत्पादन से संबंधित, और ये जो वैल्यू है ये रुपए में है। ये जो वैल्यू है जो सी ऑफ एक्स का मान है ये रुपए में है, उसकी लागत है। तो ये लागत दी जा रही है और आप लोगों को सीमांत लागत ज्ञात करना है, आप लोगों को सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो देखिए इससे भी शब्द का जो मतलब है वो समझिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सीमांत लागत होता है उस लागत में होने वाला परिवर्तन, सीमांत लागत होता है उसमें होने वाला उसके जो भी उत्पादन है उस उत्पादन के सापेक्ष उसकी लागत में होने वाला पर जो परिवर्तन होता है यही सीमांत लागत होता है। तो हमने अभी क्या कहा, उत्पादन के सापेक्ष, तो यानी यक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा। फिर हमने क्या कहा, लागत में होने वाला परिवर्तन यानी इसी में होगा, यानी इसको लिखेंगे dc/dx, यानी ये जो c बराबर मान दिया जा रहा है इससे आप dc/dx का मान निकालेंगे। तो इससे आप अवकलन करना जानते ही होंगे कि x क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का होता है 2x, x का होता है 1 और अचर पद का होता है 0। तो ये सारे मान अवकलन से हो गए। अब इसके बाद में क्या है दिया जा रहा है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, यानी x बराबर 17 दिया जा रहा है, मतलब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो उत्पादन क्या x इकाई है, अगर वही 17 इकाई उत्पादन हो रहा है मतलब x का मान दिया जा रहा है 17 इकाई। तो आप क्या करेंगे, अब आप फाइनली ये जो लागत दी जा रही है c बराबर मान दिया जा रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए। उस अवकलन करने के बाद dc/dx बराबर एक मान मिलेगा, उस मान में x बराबर 17 रखकर उसको हल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी सीमांत लागत निकल आएगी। यही काम आपको 15वें सवाल में करना है और यही काम आपको 16वें सवाल में करना है। अब इस प्रश्नावली में इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो बताने लायक हो। कल हमने आपको इसका बेस बता दिया था, आज हमने आपको इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बता दिए हैं जिससे पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। तो आप इसको कंप्लीट करिए, जो भी समस्या होगी वो आपको जो है हम अगली क्लास में यानी कि कल और उसको समझा देंगे ताकि आपको समस्याएं भी समाप्त हो सके और जो अगली एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखिए कि सभी लोग वही जो भी दूरदर्शन पे चैनल्स कुछ प्रसारित हो रहे हैं, एक तो स्वयं प्रभा चैनल और एक डीडी यूपी चैनल, उसमें भी आप लोगों के कोर्स से संबंधित काफी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो कम से कम जो भी जहां से जितना मिले आप उसको
कवर करते जाइए। वो इसलिए क्योंकि आपकी इस बार बोर्ड एग्जाम्स हैं और उसको आप ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक तैयार करिए। और उसमें जो टॉपिक छूट जाएंगे तो उसके लिए आप ई ज्ञान गंगा यूट्यूब में ई ज्ञान गंगा से सर्च करके आप उन चैनल्स को, यानी उसमें जो भी पढ़ाए गए हैं उन वीडियोस को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे कंटेंट को क्लियर करिए और बाकी की जो क्लास है वो जो भी इसमें है समस्याएं वो कल बताई जाएंगी। और अभी के लिए सभी लोगों को गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।